Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? आज बायोलॉजी के वाले से क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ। तो इसका जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी का साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ है क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। हाफ लेक्चर हमने उसमें डिस्कशन की थी और हाफ वाला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस कैन नॉट बी डिनाइड। द इंटर रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। उससे इनकार नहीं किया जा सकता। द इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन बायोलॉजी इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड दीज इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू other branches of science, and each branch of science has relation with other branches of science. बायोलॉजी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है लिविंग थिंग्स के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो साइंस की दूसरी ब्रांचेज के साथ भी तल्लुक़ रखती है। इस तरह साइंस की हर ब्रांच है दूसरी ब्रांच साइंस की दूसरी ब्रांच के साथ भी तल्लुक़ रखती है। तो इसके एग्जाम्पल में हमने एक चीज़ डिस्कस किया था, सिर्फ एक ही मूवमेंट इन एनिमल। तो जब बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं एनिमल्स के अंदर मूवमेंट को तो फिर वो बायोलॉजिस्ट रेफर करते हैं द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो लॉ ऑफ मोशन है उसका हवाला देते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है एक साइंस का दूसरी साइंस की ब्रांच के साथ जो रिलेशन है इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, बैनुल हदूद साइंसेस। इन साइंस की ब्रांचेस के दरमियान आपस में रिलेशन। तो बायोफिजिक्स का रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था और बायोकेमिस्ट्री का, बायोफिजिक्स का और बायोकेमिस्ट्री का। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का और बायो का आपस में क्या रिलेशन है, मैथ का और बायो का आपस में क्या रिलेशन है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे बायो मैथमेटिक्स। बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्रिक इसको बोलते हैं, बायोमेट्रिक, बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्रिक। मैथ का और बायोस का आपस में क्या रिलेशन है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल्स। जी जब बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी किया जाता है, जब बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी किया जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस के अंदर मैथमेटिकल टेक्निक को यूज करते हैं और टूल्स यूज करते हैं। मैथमेटिकल टेक्निक्स यानी मैथ का तरीकाकार उसमें इस्तेमाल होता है और दूसरी क्या चीज़ इस्तेमाल होती है उसमें मैथमेटिक्स टूल्स, जैसे जियोमेट्रिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, स्केल है, कंपास है, दैन अदर चीज़ें हैं वो यूज होती हैं। तो किसके अंदर वो डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस जब हम स्टडी करते हैं, बायोलॉजी स्टडी करते हैं तो उसमें मैथमेटिकल के टेक्निक्स और टूल जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब इसकी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जब हम इसकी डिस्कस करते हैं तो कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं, जब डेटा एनालिसिस करते हैं गैदर आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वर्क में जब डाटा को एनालिसिस करते हैं और जो डाटा जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो फिर उसको जब डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो मैथ के रूल्स हैं वो यूज होते हैं। यूज ऑफ रूल्स ऑफ मैथ के उसमें रूल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। मैथ के रूल्स इस्तेमाल होते हैं जब डाटा एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद जब एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के,
एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी फिर डाटा को एनालिसिस करके डाटा का तजिया करने के जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंट, तो उतनी सारी इंफॉर्मेशन को उसको क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो डेटा को जब एनालिसिस करते हैं, उसका तजिया करते हैं, उसकी परसेंटेज निकालनी होती है, रेशियो और प्रोपोर्शन वाला टॉपिक्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें फिर मैथ के रूल्स इस्तेमाल होते हैं, प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो बायो के अपने को रूल्स नहीं है, तो यहाँ जो रूल्स होते हैं एवरेज निकालनी है, प्लस माइनस करना है, तकसीम करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, या ध्यान आता है ग्राफ बनाना है या कोई और। तो ये सारे के सारे कौन से रूल्स इस्तेमाल होंगे, सारे के सारे मैथ के रूल इस्तेमाल होंगे, बायो के अपने को रूल्स नहीं इस्तेमाल होंगे। तो डाटा एनालिसिस करने के लिए मैथ के रूल्स इस्तेमाल होते हैं। इसका मैथ का बायो के साथ रिलेशनशिप बन जाता है और बायो का मैथ के साथ रिलेशनशिप बनता है। इसको बोलते हैं बायो मैथमेटिक्स या बायो मैथ। तो इसमें मेडिकल प्रोसेस के अंदर मैथ का तरीक़ेकार और मैथ के ही टूल्स इस्तेमाल होते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क टू एनालाइज द डेटा। तो वेयर इज यूज द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथ के रूल्स उसके अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी जियोग्राफी का बायो के साथ क्या था? जियो मीन जमीन, जियो मीन जमीन, यानी जमीन का और बायो का आपस में क्या रिलेशनशिप? तो बायो और जमीन का तो रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा है, वो क्लोज रिलेशन है, क्योंकि जिंदगी जो है वो लिविंग थिंग है, सिर्फ ज़मीन के ऊपर पाई जाती है। ज़मीन के ऊपर ही पौधे होते हैं, उन पौधों से ही, ज़मीन के ऊपर ही मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते हैं, और वो मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो हैं पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। और पौधा जो है ज़मीन के ऊपर ही, तो उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, ज़मीन से पानी और नमकियात वगैरह लेकर अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करता है। तो ज़मीन का और बायो का तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है, तो इसको स्टडी करना है। तो फिर तल्लुक क्या है और कितना है? तो ज़मीन के ऊपर तो किस में स्टडी करते हैं? स्टडी का किस चीज़ को स्टडी करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकोरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज किसको? डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकोरेंस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी करते हैं इसको। स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकोरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लिविंग थिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जी, इसमें क्या चीज स्टडी करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकोरेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द लिविंग थिंग्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इस जमीन के ऊपर सारी जमीन एक जैसी नहीं है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ इलाकों में आप विजिट करते हैं तो सारी की सारी जमीन जो है एक जैसी नहीं है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं दरिया हैं, और कहीं डेजर्ट हैं, कहीं प्लेन रीजन है। तो मुख्तलिफ किस्म के ये इलाके पाए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की ज़मीन के ऊपर जो खित्ते हैं इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल रीजन। ज़मीन के रीजन में इलाका, एरिया, ज़मीन के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ खित्ते हैं जिसको हम बोलते हैं, वो सारे एक जैसे नहीं हैं। और वहाँ जितने भी लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं उनकी तकसीम एक जैसी नहीं है। सारी ज़मीन के ऊपर सारे जानवर और पौधे भी जैसे नहीं पाए जाते। आपने देखा होगा डिफरेंट होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। और फिर उनकी मौजूदगी, पहले नंबर पे तकसीम, दूसरी उनकी मौजूदगी, अकोरेंस भी पाया जाए उनकी मौजूदगी, किसकी? लिविंग थिंग्स की। तो यानी पौधे और लिविंग थिंग्स जो हैं इस ज़मीन के ऊपर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी डिफरेंट स्पीशीज यानी जानवरों और पौधों की मुख्तलिफ किस्म की वैरायटियाँ, जानवर और पौधों की मुख्तलिफ किस्म की जो वैरायटियाँ हैं वो ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं।
यानी सारी ज़मीनें एक जैसी नहीं है। हर ज़मीन के एरिया के अंदर, हर लेवल के अंदर मुख्तलिफ तरह के जानवर पाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो उस चीज़ को हमने स्टडी करना है, उसको स्टडी करते हैं। तो पूरी ज़मीन के ऊपर जो है सारे पौधे और जानवर एक जैसे नहीं पाए जाते। देखो अगर पहाड़ी इलाकों में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, और ठंडा इलाका वहाँ किस तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। डेजर्ट के अंदर आपने देखोगे तो वहाँ किस तरह के पौधे और किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। मैदानी इलाकों में इस तरह आपने स्टडी किया होगा। तो बायोलॉजी जो है वो इसको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं। तो ज़मीन का और फिर बायो का रिलेशनशिप जो आपस में क्या हो रहा है कि स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकोरेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग थिंग, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग थिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ज़मीन के मुख्तलिफ जो खित्ते हैं उसके अंदर पौधे और जानवर जो हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं। तो इसको फिर स्टडी करते हैं हम। तो फिर इसमें क्या होता है, इसको स्टडी करते हैं कि ज़मीन के जो मुख्तलिफ खित्ते हैं उसके अंदर उनके कैरेक्टर, पहले तो ज़मीन का वो कैरेक्टर है, और वहाँ जो जानवर जो पौधे पाए जाते हैं उनके कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है, उनके कैरेक्टर को, उनकी खसूसियात को स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारा ये डेजर्ट है, ये हमारा सारा चोलिस्तान, जनूबी पंजाब के जनूबी एरिया में सारा चोलिस्तान है। चोलिस्तान के अंदर सारा डेजर्ट वाला इलाका है। तो आपने अक्सर वहाँ देखा होगा या सफ़र के दौरान यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने स्टडी किया कि डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर जो ज़मीन होती है वो ज़्यादातर सैंडिश वाली रेतली ज़मीन होती है। तो रेतली ज़मीन के अंदर क्या होता है कि रेत के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ बारिशें भी कम आती हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, और नीचे जो ज़मीन का वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा गहराई में होता है। तो यानी उस एरिया के अंदर एक तो गर्मी ज़्यादा होती है, बारिशें कम आती हैं, और दूसरे नंबर पे वहाँ पानी की कमी होती है। तो जिसकी वजह से वहाँ जो पौधे और जानवर पाए जाते हैं वो गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले होते हैं, वो गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले होते हैं। और वहाँ जो पौधे पाए जाते हैं वो भी गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, उनके पत्ते छोटे होते हैं, और वो पत्ते छोटे होते हैं, ज़्यादा शोखदार नहीं होते। उन पौधों की जड़ें जो हैं वो ज़मीन में बहुत दूर तक फैले होते हैं। वह ज़मीन के ऊपर उनका जो पौधे का जो साइज़ है वो छोटा होता है, लेकिन ज़मीन के अंदर की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। जो पानी की तलाश है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। ज़मीन नरम होती है रेतली ज़मीन, और वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं वो भी पानी कम इस्तेमाल करते हैं, कई दिन तक बगैर पानी की ज़िंदगी गुजार लेते हैं। इस तरह उसके मुकाबले मैदानी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाके हैं, ज़मीन का वाटर लेवल जो है वो ऊपर है, ज़मीन जो है वो क्ले साइल होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, फसलें वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो पानी भी वहाँ होता है, दरियाई पानी भी होता है, और ज़मीन का पानी भी है वो भी वहाँ काफ़ी होता है, फसलें वगैरह पौधे वहाँ जानवर काफ़ी होते हैं। इस तरह माउंटेन रीजन पहाड़ी इलाकों में चले गए वहाँ, और इस तरह पोलर रीजन है, ठंडा इलाका है, और वहाँ पौधे और जानवर वो ठंड को बर्दाश्त करने वाले होते हैं। अगर उन पौधों को और उन जानवरों को इन गर्म इलाकों में ला के रखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पा सकेंगे, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो इस तरह ज़मीन के जो मुख्य जियोग्राफिकल रीजन है इसके कैरेक्टर स्टडी करेंगे, और फिर वहाँ जो जानवर और पौधे पाए जाते हैं, वो जो लिविंग थिंग्स वहाँ पाई जाती हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के अंदर, उनके कैरेक्टर को भी स्टडी किया जाता है। आया वो इस इलाके अंदर किस तरह अपने आप को सर्वाइव करते हैं, ठंडे इलाके वाले, गर्म इलाके वाले, मैदानी इलाके वाले, पहाड़ी इलाके वाले, पानी के इलाके वाले। तो ये दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के जियोग्राफिकल रीजन हैं, उनके कैरेक्टर को भी स्टडी किया जाता है, और उसके साथ साथ वहाँ के लिविंग थिंग जितनी भी पाई जाती हैं उनके कैरेक्टर को भी स्टडी किया जाता है। तो स्टडी करने के बाद फिर हमें इंफॉर्मेशन सारी मिलती हैं कि ज़मीन का और बायो का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरह अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स बायो इकोनॉमिक्स यानी बायो का और इकोनॉमिक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, बायो का और इकोनॉमिक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स मैशत, कारोबार, बिजनेस, यानी बिजनेस का, कारोबार का बायो के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग जो हैं वो बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं लिविंग थिंग के साथ अपना बिजनेस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बायो का, तो इसमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं, स्टडी द एनिमल, स्टडी द ऑर्गेनिज्म, स्टडी द ऑर्गेनिज्म टू द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
जी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू के हवाले से, यानी बिजनेस के हवाले से हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, बिजनेस के हवाले से, किसी और हवाले से नहीं, बिजनेस के हवाले से हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ के एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम्पल कौन सी है, गंदम की एग्जाम्पल यहाँ लिखे। जब हम गंदम वाश करते हैं तो इसके ऊपर कॉस्ट वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द यील्ड, यील्ड ऑफ वीट, यील्ड ऑफ वीट, गंदम। ये एग्जांपल दिए कि लिविंग थिंग्स हैं, गंदम हम कास्ट करते हैं तो उसके ऊपर खर्चा आता है, गंदम जब हम कास्ट करते हैं उसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा आता है, ज़मीन की तैयारी का खर्चा आता है, बीज का खर्चा आता है, उसके ऊपर फर्टिलाइजर का खर्चा आता है, उसके ऊपर स्प्रे का खर्चा आता है, फिर उसके ऊपर पानी का खर्चा आता है, फिर उसके ऊपर लेबरिंग का खर्चा आता है, फिर उसकी कटाई का खर्चा आता है, फिर थ्रेशरिंग का खर्चा आता है। तो ये सारे अखराज हैं फार्मर के हैं, सारे नोट करते जाते हैं, ये सारे जो अखराज में नाम करते हैं। फिर उसके बाद जब गंदम की कटाई हो जाती है, कटाई करने के बाद जो हमारे पास गंदम आती है उसका वजन होता है, तो वो गंदम कितनी हुई, मिसाल के तौर पर मार्केट के अंदर अगर 1000 रुपये फी मन के हिसाब से रेट चल रहा है, तो अगर आपकी 50 मन पैदावार आती है तो 1000 रुपये के हिसाब से वो 50,000 रुपये की, और आपका ऊपर जो बीज का खर्चा है, हल का खर्चा है, ज़मीन की तैयारी का खर्चा है, फर्टिलाइजर का और स्प्रे का और लेबरिंग का सारा खर्चा वगैरह कैलकुलेट करें तो आपको 20 या 30,000 रुपये खर्चा हो जाता है। तो आप उसमें से उसको माइनस कर देंगे बाय मैथमेटिकल रूल के अंदर, उसमें से 50,000 में इसको माइनस करेंगे तो आपको 20 या 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह लिविंग थिंग्स को इकोनॉमिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू के हवाले से हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट बाद का नुकसान भी आ जाता है, बाद फसल खराब हो जाती है किसी वजह से, कोई बीमारी आ जाती है तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है और पैदावार कम होती है, जिस वजह से नुकसान आ जाता है या रेट डाउन हो जाता है, कई भी रीजन हो सकते हैं। तो इसमें तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के लोग जानवर पालते हैं, बड़ी ईद के लिए जानवर पालते हैं, फिर बड़ी ईद के ऊपर जाकर उसको सेल करते हैं, उनको जो प्रॉफिट जो लॉस आता है वो सारा खर्चा कैलकुलेट करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की हम फसलें काश्त करते हैं, बागात काश्त करते हैं, सब्जियाँ काश्त करते हैं, फ्रूट्स के हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं, फार्मर हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो बागात भी खरीद लेते हैं, सब्जियों के खेत भी खरीद लेते हैं, तो खुद काश्त करते हैं, कुछ गेहूँ को भी खरीद लेते हैं। तो इस तरह वो बिजनेस करते हैं, जानवरों का बिजनेस करते हैं। तो कुछ लोग लकड़ी बड़े दरख्त जो हैं वो खेतों से काट के मार्केट में सेल करते हैं, वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट्स आते हैं। तो इस तरह लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिजनेस के हवाले से स्टडी करते हैं, तो उसमें नफा नुकसान तो ये दोनों चीज़ें जिंदगी का हिस्सा हैं, तो साथ साथ चलती हैं। तो इस तरह बायो का और इकोनॉमिक्स का, यानी बिजनेस का और बायो का आपस में रिलेशनशिप है। तो यहाँ ये एग्जांपल दिया है, गन्नम की है, कपास की है, बागात की है, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसमें कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ द वीट, तो फिर इसमें इकोनॉमिकल के हवाले से हम उसका प्रॉफिट जो लॉस है वो हम उसका मालूम करते हैं, किसी का भी, किसी भी लिविंग थिंग का जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें नफा नुकसान साथ साथ करते हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक से रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने बायो मैथमेटिक्स का रिलेशन, बायो का और मैथ का रिलेशन, बायो मैथमेटिक्स कुछ डिस्कस किया, फिर जियोग्राफी का और बायो का रिलेशन, ज़मीन का और बायो का आपस में क्या रिलेशन है उसको डिस्कस किया, बायो जियोग्राफी, और इसके साथ बिजनेस का और बायो का आपस में क्या रिलेशन है, बायो इकोनॉमिक्स, इसको हमने स्टडी किया, जिसको हमने डिस्कस किया। तो 5 पॉइंट्स हैं इसके, रिलेशनशिप वेरी ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो 2 हमने पिछले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, और 3 आज वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।